संसद में किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन। विधायक अमित शाह ने समझाया वक्फ बोर्ड कैसे करेगा काम। ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी मिले कैप्टन मीनू बेनीवाल। ओलंपिक में हरियाणा का खेलों में नाम चमकाने का दिया आश्वासन। हरियाणवी एक भाव से करेंगे काम। हरियाणा सीएमओ में हुई एक नई एंट्री। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली हुए सीएम नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइजरी नियुक्त। सरकार ने जेटली को नियुक्ति के आदेश जारी किए। फरीदाबाद में युवती का सर कटा, शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जल्द ही मामले के खुलासे की कही बात। और नानौल के गांव पट्टीकरा से दिल दहला देने वाला मामला। महिला ने 3 साल की बच्ची के साथ की खुदकुशी। पहले बच्ची को ट्रेन के आगे फेंका, फिर खुद कुएं में कूदकर दी जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन मीनू बेनीवाल ने संत कबीर कुटीर सीएम आवास में सीएम नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक में हरियाणा का खेलों में नाम चमकाने का आश्वासन दिया। सीएम के साथ एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इस शिष्टाचार भेंट में मीनू बेनीवाल ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव के साथ निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और खिलाड़ियों के हुनर में निखार लाने के मकसद से हर संभव कदम उठाएंगे। कैप्टन मीनू बेनीवाल ने कहा कि किसी भी खेलों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। खिलाड़ियों को नए कोट मिल सकते हैं। 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो चंडीगढ़ से आप तक ये खबर पहुंचा रहे, जहां पर ओलंपिक संघ अध्यक्ष ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। और एक ये मुलाकात जो है वो शिष्टाचार मुलाकात रही, जहां पर पुष्प गुच्छ देकर ये मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ देखिए यहां पर जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है बेनीवाल, जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि ओलंपिक खेलों में और भी हम बेहतर करेंगे और भी एक अच्छे बेहतर भाव के साथ काम करेंगे। 2036 में जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं उसको लेकर भी हम अच्छी जो नई रणनीतियां हैं वो तैयार करेंगे। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने राजधानी युवा संसद की तरफ से हरियाणा विधानसभा सदन में हरियाणा युवा संवाद 2025 कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा का चयन किया और विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के उपाध्यक्ष होने के नाते देश के कोने कोने से चयनित प्रतिभाशाली युवाओं से मुझे इस महान सदन में संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मंच न केवल विचार विमर्श का स्थल है बल्कि भविष्य की नीतियों की प्रयोगशाला है। चंडीगढ़ सचिवालय में बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा और सदस्य शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय उच्च अधिकारी प्राप्त क्रिया समिति की बैठक में 3 एजेंडे रखे गए। इस दौरान पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं स्टेनलेस स्टील स्कीम के और 4 करोड़ 41 लाख के 2 एजेंडे स्वीकृत किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यही है कि उच्च क्वालिटी की सुविधा जनता को मिले।
आईएमटी रोजका में भूमि अधिग्रहण का काम मुआवजा मिलने के लिए पिछले कई महीनों से धरना दे रहे 9 गांव के किसानों से ईद उल फितर के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। जो जिला प्रशासन ने कराने का वायदा किया था, उस दिशा में सरकार को अवगत करा दिया गया है कि जैसे ही वहां से कोई तारीख और स्थान निश्चित होगा तो किसान प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात जरूर कराई जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि किसान विकास कार्यों में रुकावट न डाले और दूसरा किसान सरकार से मुलाकात कर अपनी बात रखना चाहते हैं। इस बात पर जिला प्रशासन का पूरा फोकस है। तो मेरा मानना है कि आप किसानों इसमें सरकार को अवगत करा दिया गया है। जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे भी पब्लिक की बनाती है, एमएलए भी पब्लिक की बनाती है। हम भी इंसान है, कोई हम बाहर देश के नहीं है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने एचआरडीसी की बात सुनी तो कम से कम मंत्री जी का इतना तो हक हमसे पड़ता था। हमने ये अपना मेहताब के लड़के हैं, उनसे भी अपील करी थी भाई हमसे नरबीर से मिलाओ। 1-2-4 और से हमने अपील करी कि नरबीर से हमारी बात कराओ। नरबीर को हमारी ये हम गलत दिखाई दें तो नरबीर खुद हम उसके परिवार के हैं। हमने पहले हमारे बाप दादा ने भी उसका बाप एमएलए बनाया था और हमारी बात सुन के हम गलती पे तो हमसे यूँ कह दे भाई तुम गलती पे हो, बाकी ये बयान सही नहीं है। हम भी उसके हल्का के हैं, उसके जिले के यहाँ। ये नहीं है कि हम कोई गैर हक लड़ रहे हैं हमारे साथ। ये तो कांग्रेसी ने हमारे साथ किया है। आगे बात सुन, कांग्रेसी के बोले मत बोले। हमारा जो धरना चल रहा है पिछले 29 फरवरी 2024 से चल रहा है। आज उसको लगभग 13 महीने हो गए हैं। हमारी जो पिछले साल 2024 की दोनों ईदें, बड़ी ईद छोटी ईद, दोनों ईदें यही धरना स्थल पे पड़ी। अभी हमने पिछले जो 31 तारीख को हमारी जो पवित्र त्योहार है ईद का, वो भी धरना स्थल पे काली पट्टी बांध के पड़ी। काफी लंबा समय हो गया। सरकार ने अभी तक हमारी मांगों पे कोई कान नहीं धरा है और सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो सख्तियां हो रही हैं। अभी कल जो मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि प्रशासन के थ्रू जो काम चलाने की मंत्री जी ने बोला है। हम मंत्री जी से बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे भी पक्ष को सुना जाए। आपने एक तरफा पक्ष सुना है। हमारी जो हम जो पीड़ित हैं, अच्छा शायद इसी ने जो हमको कत्ल किया है, हमारे हाथ काट लिए जो कोर्ट में जाने के भी, हमारे पक्ष को सुनोगे तो आप निश्चित ही हमारे पक्ष में खड़े होगे। बातें सुनिए, आप अगर किसानों की बातें सुनेंगे तो मेरा मानना है कि आप। हरियाणा सीएमओ में एक नई एंट्री हुई है। बताते चले कि बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली को सीएम नायब सिंह सैनी का मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया है। राजीव जेटली दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम सैनी के मीडिया एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। राजीव जेटली की नियुक्ति के हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए गए हैं। तो अब हरियाणा सीएमओ में अब एक नई एंट्री हो गई है, जहां पर राजीव जेटली को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि सीएम के अब वो मीडिया एडवाइजर जो है जेटली को बनाया गया है। अब वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइजरी जो है वो पद जो है वो संभालेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के मवई गांव इलाके में युवती का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया। युवती की आयु करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है, जो कि एक बोरे में अर्धनग्न अवस्था और गली सड़ी हालत में मिली, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि शव 6 से 7 दिन पुराना है और पुलिस के मुताबिक आसपास के इलाकों की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। देखिए, हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई कि मवई गांव का जो रकबा पड़ता है उसमें ऑन रोड एक महिला की डेड बॉडी एक बैग में बंद मिली है। तो मौका विजिट किया गया है और डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। इसमें 25 से 30 साल की एक महिला है, जिसको मार करके और बिना सिर की जो लाश है डेड बॉडी की, वो रेड कलर के बैग में बोरे में बंद हमें मिली है और बोरे को बैग में डाला हुआ है
तो डेड बॉडी को हमने रिकवर कर लिया है और इसका पोस्टमार्टम करा के आगे केस दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये मर्डर है क्योंकि इस पे सिर भी नहीं है, बिना सिर की डेड बॉडी है। तो प्रथम दृष्टिया कोई क्लॉज या कोई नौ नहीं है जिसने मर्डर करके और सिर को कहीं और खुर्द-बुर्द किया है। तो इसको पहचान भी कराई जाएगी केस दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और वी विल ट्राई कि इसको हम ट्रेस आउट भी करें। महेंद्रगढ़ के सीहोर गांव के पास जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति के शव के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला गया, जहां जांच अधिकारी राकेश ने बताया कि बुधवार सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच में मृतक की पहचान गांव सीहोर के रहने वाले लीलाराम के रूप में हुई है और 31 मार्च को उनके बेटे ने पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि उसके पिता 29 मार्च से गायब थे और 31 मार्च को उनकी स्कूटी और चप्पल सीहोर नहर के पास मिली थी। जब नहर से शव के टुकड़े निकाले गए तो परिवार ने उनकी पहचान कर ली। परिजनों के अनुसार लीलाराम की नहर में डूबने और पंप मोटर में फंसने की वजह से शरीर के टुकड़े हुए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा है जी, आज सुबह कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि सीहोर नहर के अंदर पंप हाउस के पास एक डेड बॉडी मिली है जो टुकड़ों के अंदर है। उस कार्रवाई के ऊपर मौका पर पुलिस पहुंची। आर्मी 112 भी मौका पर मिली। गांव के कुछ मौजूदान आदमी वहां इकट्ठे थे। उस कहान ने जैसे निकाल कर और उसका 31 तारीख को एक FIR पहचान हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने भी यही बताया है, उसके परिजन भी थे। बाकी कंफर्मेशन के लिए DNA के सैंपल तो भेजे जाएंगे, बोन के सैंपल DNA मैचिंग। पोस्टमार्टम हो चुका क्या जी? पोस्टमार्टम हो चुका क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। जब पुलिस पोस्टमार्टम पेपर लाएगी। कुछ बॉडी के पार्ट्स मिसिंग भी हैं क्या अभी? नहीं, मिसिंग नहीं है, वो इकट्ठे किए गए हैं पार्ट्स। अच्छा, एक्चुअली वो अलग अलग हो गए। अलग अलग। नारनौल में मां ने 3 साल की बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया है। उसने पहले बच्ची को रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन के सामने फेंका, जिससे बच्ची की शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके बाद वो खुद भी पास के कुएं में जाकर कूद गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला का शव कुएं से बाहर निकाला। रेलवे ट्रैक के पर सिर्फ बच्ची के पैर मिले हैं और पुलिस धड़ की तलाश कर रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। पटेगरा गांव में जी, नाम जोगिंदर। जोगिंदर जी, क्या मामला हुआ? पता ही नहीं हमें तो। आज क्या बात, अचानक से ही कोई बात होगी जी। कभी कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ कभी। ये मृतका जो थी वो आपकी बहन? हाँ जी, बहन है जी। क्या नाम था? पूजा था जी। साथ में और कौन है? बच्ची है जी, 2.5 साल की। सुनने में आया है कि उन्होंने बच्ची को फेंक दिया और उसके बाद नहीं फेंका वक्का भी पता नहीं हमें तो कुछ। हमें तो मुख्य वारदात पे जी उनके 2 बच्ची के पैर मिले हैं, उनके सैंडल और कपड़ा था जी। और वो इधर की साइड में उसकी मेरी बहन की चप्पलें मिली है और पता लग रहा है कि वो कुएं में उन्होंने पड़ी हुई शायद। पुलिस मौके पर आई है? पुलिस मौके पर आई है। GRP वाले भी आए थे, जो अपने हरियाणा पुलिस से भी आए थे जी। जांच में लगी? जांच में लगी हुई है। फिलहाल कोई कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है। घनश्याम प्रसाद फरीदाबाद के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NTPI के 60वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने NTPI की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के बारे में बोलते हुए कहा कि उनके आने से पूरे देश के ट्रेनिंग संस्थानों को नई ऊर्जा मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की देन है कि उनके पहले उनको लाइन डालने में काफी परेशानी आती थी, लेकिन उन्होंने भारत के सभी प्रदेशों के साथ बैठक कर निर्णय लिया है। जिस खेत या लैंड में लाइन निकल कर जाएगी उनका भी मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जाएगा। इस नीति को उन्होंने पास कराकर लागू भी कर दिया है। तो वहीं इससे अब लैंड मालिकों को मुआवजे का फायदा मिलेगा और यह एक बड़ा बदलाव उनकी तरफ से किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर भी काफी अच्छा है और उन्होंने भी स्मार्ट मीटर लगवाया है।
आज एनपीटीआई का फाउंडेशन डे है और एनपीटीआई का 11 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में कार्यरत है आज के दिन पे। और एनपीटीआई का जो रोल है, ये पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पावर प्रोफेशनल्स के लिए एक कहा जाए सरस्वती मंदिर है, जहाँ की लोग जो कॉलेज से निकलते हैं और इंडस्ट्री में जब जाते हैं या फिर पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ये बीच की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा जरिया होता है ताकि एक स्टूडेंट को एक पावर प्रोफेशनल बनाया जा सके और उसकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि शुरू में इंडक्शन ट्रेनिंग करता है जब नए लोग आते हैं। जब कुछ लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए मिड कैरियर ट्रेनिंग भी कराता है और यदि किसी को स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए होती है तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी कराता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस ऑफिसर को या जिस स्टाफ को या जिस सबसे छोटे से छोटे तबके लोगों को जिस तरह की भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके और वो एक कॉन्शियस वे में अच्छा काम कर सके। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे तो बदलाव के लिए जाने जाते, फिलहाल केंद्र में है, ऊर्जा मंत्री हैं, क्या कुछ बदलाव तो सबसे बड़ा देखिए अभी ही आया, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन में बनाने में बहुत दिक्कत आती थी, बहुत दिक्कत आती थी। आते ही उन्होंने अभी जो अभी नई गाइडलाइंस लगाई है, उससे सभी को जितने लैंड होल्ड ऑनर्स हैं उनको बहुत फायदा होगा, अच्छा होगा। एटलीस्ट उनको मार्केट रेट पे उनको मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके तहत हमारी लाइनें भी बन पाएंगी और जो जिनके खेत वगैरह खलिहान वगैरह है वो अपना क्या मनोहर लाल की सोच है? ये मनोहर लाल जी की ही सोच है। जी अपना और इन्होंने सारे स्टेट के साथ मिल बैठ करके ये मसौदा तैयार किया और सभी के सहमति से इसे पारित किया गया। घनश्याम जी, अपना हरियाणा में बिजली के रेट बढ़ाने की बात चल रही है, तो अपना हरियाणा में क्या योगदान है बिजली देने में? देखिए, हरियाणा हमारा तो ऐसे डायरेक्टली योगदान नहीं होता है। वहाँ 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उत्तर और दक्षिण, वो दोनों की ही दायित्व होती है। मुझे इसलिए पता है कि मैं भी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में पहले रह चुका हूँ। तो ये दोनों की दायित्व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की दायित्व होती है कि पूरी बिजली को खरीदे और जितनी उनको जरूरत है उसके हिसाब से सारे कंज्यूमर्स को वो बिजली दे। सर, स्मार्ट मीटर की भी तैयारी चल रही है, किस तरीके देखते हैं स्मार्ट मीटर आने से कितना फायदा? स्मार्ट मीटर से बहुत अच्छा फायदा होगा क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मेरी अपनी मीटर है, पेरेंट्स को कभी तकलीफ नहीं होती है। मेरे मोबाइल पे उसका रीडिंग्स आते रहता है, उसकी खपत आते रहती है, मैं समय से रिचार्ज कर देता हूँ। तो एक बहुत अच्छी पहल है और इसकी सारी पारदर्शिता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी मीटर रीडर जो पहले आता था, तंग करता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिजली चोरी में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि आपको खुद ही पता रहता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, पहले से आपको बता दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत। थैंक यू सर। ठीक है। फरीदाबाद के डिग गांव में पंचायत समुदाय की 4 दीवारी की जा रही है। समुदाय की 4 दीवारी में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री घटिया मटेरियल की बताई जा रही है। तो वहीं सरपंच और ठेकेदार के द्वारा मिली भगत से पंचायत खंड विकास को पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम ने काम करने वाले लेबर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये मटेरियल 2nd नंबर का है। इसको अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और ना ही गलत। जैसे ठेकेदार के आदेश है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बाटिका में चल रहा है जी, स्कूल वाली बाटिका। कौन सा गांव है? डीग के अंदर। किस चीज का काम चल रहा है? ये जी चिनाई के चलेगा का चल रहा, बाउंड्री का जो 4 दीवारी हो रही है। 4 दीवारी हो रही है। अच्छा, इसमें जो ईंटें यूज की जा रही हैं वो ईंटें कौन सी हैं? ईंट तो सारे वैसे अब्बल पहले उससे थोड़ी नीचे की है, मतलब 2 नंबर वाली जो ईंटें होती हैं, ना तो इन्हें सही कहा जा सकता है ना गलत कहा जा सकता है। हाँ जी। क्या लगता है कि सामग्री जो यूज होनी चाहिए वो यूज हो रही है इसमें?
क्या घर में भी इस तरीके की सामग्री यूज होती है बनाते समय? घर में तो दूसरी होती है, पर बाउंड्रियन में तो ये चल जाती है। सरकारी काम हो रहा है ना ये? हाँ जी। सरकारी काम में तो 1 नंबर की ईंटें यूज होती हैं। मटेरियल की बात की जाए तो हाँ, 1 नंबर की होती है। वैसे बिल्डिंग में तो 1 नंबर की चलती है। अच्छा, और बाउंड्री वाल में चल जाती है। सरकारी में भी चल जाती हैं? हाँ, जैसे बाउंड्री वाल है, कोई वैसे जो वेस्टेज है, जो आज से जैसे 2-4 साल पैसा भी 2 नंबर का मिलता होगा? अभी तो नहीं पता होगा जी। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो जी वरुण भाटी है जी, कोराली से। हाँ जी। खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने गेहूं की आवक को लेकर तिमगांव अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और मंडी में अपने सामने गेहूं की नमी को चेक करवाया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और अनाज मंडी के अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से बातचीत की। राज्य मंत्री की अचानक मंडी में पहुंचने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य और आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वो तिगांव मंडी में पहुंचे थे, लेकिन यहां व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। देखो, यहाँ देखने आया था कि सारी व्यवस्था और सब ठीक ठाक से चल रहा है, तो यहाँ पर आकर देखा कि कोई भी दिक्कत और कोई शिकायत नहीं है और आढ़तियों से भी और किसानों से भी बातचीत हुई है, सब ठीक चल रहा है। उठान को लेकर क्या कहेंगे? तो जैसे जैसे आ रहा है वो साथ साथ ले रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ही आज दौरा किया गया है। किसानों ने भी कुछ समस्याएं रखी हैं आपके समक्ष? नहीं, कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है, कोई आएगी तो उसका समाधान किया जाए। महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में हरियाणा में बनने वाली आईआईटी को लेकर आपको बताते चले कि सर्वजातीय महापंचायत सीनियर अधिवक्ता मदन सिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ लगते पाली और खुडारा गांव में 300 एकड़ आईआईटी के लिए जमीन उपलब्ध है और पानी और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी भी उपयुक्त है। बड़ी बैठक इलाके के सबसे वरिष्ठ वकील श्रीमान मदन सिंह शेखावत की अध्यक्षता में पूरी महेंद्रगढ़ विधानसभा के 106 पंचायतों की ये बैठक हुई। सभी लोगों ने अपना विचार रखा और निर्णय ये लिया गया कि आईआईटी के लिए पाली सबसे उपयुक्त स्थान है और इसके लिए मैंने हमारे विधायक जी श्री कंवर सिंह यादव से भी फोन पर बात किया, हमारे लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर जी से भी बात किया और उन सब ने मेरी बात के समर्थन में कि जहां भी चलना पड़ेगा। मैंने आज जो निर्णय लिया है कि पंडित जी की जुबान में कुछ चमक है, क्योंकि मैंने ये माना प्रताप के लिए जो फोटो रखा था, मैं छुट्टी के दिन एक्शन को बुला करके और यहाँ ये सर्वे कराया और इनका मैं बहुत आभारी हूँ। चलिए, बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को